अच्छा जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन हमारे पास है। दिस इज बेसिकली आई कैप समर 2022। बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का ये हमारे पास क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर। अगर आप इस क्वेश्चन के मार्क्स देखें तो 15 और 6 तकरीबन 21 मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, जिसमें से पार्ट ए अपेरेंटली मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, और पार्ट बी डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव, और उसके बाद हमें यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है, दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव। 21 नंबर का तकरीबन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करके समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स लाइक, ड्रीम होम लिमिटेड प्रॉपर्टी डेवलपर has a strong reputation for constructing luxurious homes at the prime locations of Greenland, a country known for its landscapes. The company's niche market comprises of affluent customers who seek state-of-the-art homes. Clearly नजर आ रहा है कि कंपनी एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी पे ऑपरेट कर रही है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के घर ये बना के देते हैं, लेकिन फिर उसकी प्राइसिंग भी ज़ाहिर है वो प्रीमियम चार्ज करते होंगे, तभी वो कह रहे हैं कि इनके कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, यानी कि वेल वर्स्ड हैं, अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाज़ाहिर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपनी एक फोकस्ड टाइप की स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑपरेट कर रही है, जिसमें वो फीचर्स भी प्रीमियम दे रही है और प्राइसिंग भी प्रीमियम चार्ज कर रही है। प्रीमियम फीचर्स भी हैं आपके पास और प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर रही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, एज पर द कंपनीज पॉलिसी द होम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड हैंडेड ओवर टू द कस्टमर्स विद इन अ प्रॉमिस्ड टाइम ऑफ 12 महीने। जिस तरह पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर होता है, ये कहते हैं यार हम आपको पूरा घर बना के अलॉन्ग विद प्लॉट वगैरह कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ हम 12 महीने के अंदर दे देंगे। This also gives DHL a competitive advantage over its competitors who usually take 18 to 24 months to construct similar homes. ये थोड़ी सी एक डिफरेंशिएटिंग चीज है जो ये दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट घर है, लेकिन एक इनका एक डिफरेंशिएटर या आप कह सकते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज इनको इस बात से हासिल होती है, एक कंपेरेटिव एडवांटेज इनको इस बात से हासिल होती है कि ये 12 महीने में डिलीवर करते हैं, जबकि कंपेरेटर 18 से 24 महीने में इसको डिलीवर करते हैं। ग्रीनलैंड फेस्ड रिसेशन इन द लास्ट ईयर, पिछले साल में इनको रिसेशन फेस करना पड़ा। हाउएवर ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021, यानी कि फिर लास्ट ईयर की जो यहाँ पे बात हो रही है इससे मुराद 2021 है, सॉरी 2020 है, और 2020 को हम सब कोविड 19 के नाम से जानते हैं। कोविड 19 की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था और मसले मसाइल हुए थे, लेकिन 2021 में बहरहाल इसका रिकवरी पीरियड है। आज हम बात कर रहे हैं 2022 के अंदर। 2022 में वैसे ही बड़ा कमोडिटी सुपर साइकिल और इन्फ्लेशन और ये सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन 2021 ओवरऑल बिजनेस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इट वॉज अ वेरी गुड ईयर। ठीक है, it was termed as a recovery period by economists. The demand for homes has increased by an estimated 25% from 2019, that is pre-recession period. The extracts of financial performance of DHL for 2019 and 2021 are given in the closed annexure. ये कहते हैं जी डिमांड तकरीबन 25% से बढ़ी थी, 25% से बढ़ी थी 2019 से 2021 में, विच वॉज द प्री रिसेशन पीरियड। 2020 से ज़ाहिर लॉजिकल नहीं है कंपेयर करना, क्योंकि 2020 में तो इतनी एक्टिविटीज ही नहीं थी, तो ज़ाहिर आपकी बेस नंबर अगर कम होगा तो आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन 2019 एक नॉर्मलाइज्ड ईयर था तो उससे कंपेयर किया जा सकता है। The extracts of financial performance of DHL for 2019 and 2021 are given in the enclosed annexure. अगर आप थोड़ा सा देखें तो इस annexure के अंदर एक पीएनएल नुमा चीज इन्होंने हमें दी हुई है, इनफैक्ट पीएनएल ही दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक की कैलकुलेशन है, और कुछ एक्सट्रैक्ट इन्होंने हमें बैलेंस शीट का दिया हुआ है जिसमें पीपी आ रहा है, इन्वेंट्री, बैंक लोन, शेयर कैपिटल, अर्निंग्स, और उसके अलावा कुछ रेलिवेंट डेटा में इन्होंने बताया कि कितने घर इन्होंने बेचे हैं, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स इनके पास हाथ में है, और कंपेटिटर्स की एवरेज सेल प्राइस क्या है। ये कुछ डिटेल हमारे पास मौजूद है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन द बोर्ड ऑफ डीएचएल मेड सम एग्रेसिव डिसीजंस इंक्लूडिंग acquiring 2,500 plots when the prices of plots went down by almost 40%। कोविड में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कोविड के टाइम पे जमीनों की प्राइसेस, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्राइसेस, कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी। गोल्ड बहरहाल जो है वो स्टेबल रहा था, लेकिन बाकी सारी चीजों की प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई थी, तो इन्होंने उसका फायदा उठा के 2,500 प्लॉट्स यहाँ पे खरीद लिए।
when the prices of plots went down by almost 40%। इनके अंदर पता नहीं कहाँ से रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं उनकी रूह आ गई थी। उन्होंने 2008 में यही किया था, इन्होंने यही काम यहाँ पे किया कि जी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई तो उन्होंने परचेस कर लिया। The acquisition was financed through bank loan under a covenant that the entire loan will be immediately repayable if gearing level यानी कि debt upon debt plus equity at book value exceeds 65% at any time। इन्होंने बोला हमने बैंक से लोन उठाया और बैंक से हमने ये बात की कि भाई हमारा जो गियरिंग रेशियो है वो कभी भी 65% से ज्यादा नहीं होगा। और गियरिंग रेशियो का उन्होंने हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है विच इज डी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यानी टोटल कैपिटल फाइनेंसिंग, डेट अपॉन टोटल कैपिटल फाइनेंसिंग अगर 65% से एक्सीड करता है तो फिर ये अमाउंट जो है वो फौरी फौरी रिपेबल हो जाएगा। तो हम देखते हैं जरा लोन में हमें वो चीज नजर आ रही है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सर नजर आ रही है। अगर आप देखें तो ये 18,000 के लोन से 40,000 के लोन पे जा चुके हैं, 40,000 के लोन पे जा चुके हैं 18,000 के लोन से। इट्स अ मैसिव इंक्रीज, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का इंक्रीज हो गया, 210% का, तकरीबन 220% का आपके पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये तो चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और बात सही कर रहे हैं ये। दूसरा कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, यानी ये न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स और टीवी एड से थोड़ा सा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीजों की तरफ मूव कर गए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन तरफ, इस तरफ जो है वो मूव कर गए। तो क्या हमें मार्केटिंग के एक्सपेंस में फर्क नजर आ रहा है? आओ वो देखते हैं। जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। मार्केटिंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट 50% से यहाँ पे इनके पास जो है वो बढ़ चुका है। 1800 का एक्सपेंस चला गया है 2700 के ऊपर, यानी तकरीबन आपके पास 900 का इंक्रीज आ गया है, विच इज 50% ऑफ योर लास्ट नंबर। 50% का इंक्रीज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं जी, और कहते हैं इन द रिकवरी पीरियड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डीएचएल इज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। जाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी ने तो इंप्रूव होना ही है। आप देखें रेवेन्यू 42,000 से 65,000 पे जा चुका है। 570 घर बेचने से आप 650 घर बेचने पर चले गए। आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी बारह यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा प्राइसिंग बढ़ने की वजह से, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी होनी ही थी। हाउएवर, आगे कहते हैं जी बट, हाउएवर, इसके बाद गौर से पढ़ना है। The management faced different set of challenges। अब कुछ दूसरे किस्म के challenges इनको यहाँ फेस करने पड़े। One of the construction materials was short in supply, therefore an alternative material was imported which caused delay in completion of some homes by 3 to 6 months। यहाँ पे ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि आईकैप सवाल बनाते हुए करंट अफेयर्स को जहन में रखता है। अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल, अगर आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की नोहा हो तो आप इजीली लिंक कर सकते हैं कि जून जिस वक्त ये एग्जाम हुआ होगा, अप्रैल, मई, मार्च, ये वो वाले टाइम्स थे जहां से लोगों को समझ आना शुरू हो गया था कि चूंकि कुछ ममालिक में लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ में खुल गया है, कहीं पर डिमांड आ गई है लेकिन सप्लाई नहीं आई, तो कुछ चीज़ों का सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होगा। और एग्जैक्टली वही चीज़ आए कि आपने यहाँ पे अपने सिनेरियो में डाली है, यानी बिल्कुल किताबी सवाल अब नहीं बन रहे इस एग्जाम के अंदर। अब इस एग्जाम में ऐसे सवाल बन रहे हैं जो माशरे में जो हो रहा है उससे पिक होके बन रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मई 2022 में बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि हमें कमोडिटी सुपर साइकिल में जो है वो वक्त के साथ साथ एंटर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो फेब 2022 में स्टार्ट हुई थी। फिर 2021 के एंड के टुवर्ड भी हमें बहुत सारा ये मसला पेश आया था, फिर क्रूड महंगा हो गया था। तो बहरहाल एग्जैक्टली वो चीज़ लिंक की है इन्होंने। कंस्ट्रक्शन मटेरियल was short in supply, therefore an alternative material was imported which caused delay in completion of some homes by 3 to 6 months। यहाँ पे सर एक चीज बुरी हो गई, इन्हें 3 से 6 महीने का डिले आ गया, जबकि इनका कंपेटिटिव एडवांटेज ही ये था कि ये वक्त पे डिलीवरी करते थे। जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ देखो, ये 12 महीने में डिलीवर करते थे, इनका कंपेटिटिव एडवांटेज था, बाकी कंपेटिटर्स नहीं कर पाते थे। लेकिन 3 से 6 महीने इस चीज के डिले की वजह से यहाँ पे इनको टाइम ज्यादा लग गया। फर्दर, some customers have requested some design modifications and management is considering to charge additional amount as imported material has already resulted in additional cost। इसके अलावा कहते हैं भाई कुछ कस्टमर्स ने कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन भी मांगी है और मैनेजमेंट कंसिडर कर रही है कि भाई इनसे कुछ अमाउंट चार्ज करे, क्योंकि अब इंपोर्टेड मटेरियल तो महंगा हो चुका है। लेकिन हाउएवर इन द पास्ट DHL has not charged customers for such modifications। पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, नॉट अ पास्ट प्रैक्टिस। अब अगर आप कस्टमर्स को बोलेंगे कि नहीं जी हम मॉडिफिकेशन के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा एक शॉक एलिमेंट हो, थोड़ा सा एक चेंज एलिमेंट हो, जो आज से पहले उन्होंने इस तरीके से कभी मॉनिटर नहीं किया।
बहरहाल कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जी आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, कंपैरिजन करो 2019 के साथ, यानी ये दोनों साल हमारे पास मौजूद हैं और ये हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा कहते हैं आप नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, यानी कि आप यहाँ पे ये जो मसाइल आपको कस्टमर्स के हवाले से बताए हैं उनको इवेल्युएट करो। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखो, क्वालिटी को देखो, किस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे किया जा सकता है वो करो। इसमें मैं एक इनिशियल कमेंट यहाँ पे ये दूंगा कि भाई 2500 प्लॉट लेना अपने आप में ही बहुत अच्छा फैसला था। तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई कंपनी की एक सॉलिड मैनेजमेंट है ऊपर, और बड़े बड़े अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ को असेस कर लिया कोविड के टाइम पे कि यार चीज़ें सस्ती हुई हुई हैं, आज अगर हम कुछ ऐसा खरीद लेंगे तो हमें बहरहाल फायदा हो जाएगा। तो 2500 प्लॉट एक बहुत बड़ी इनकम होती है, और आपने बहुत बड़ा डेट लेकर यहाँ पे जो है वो अपने इस पूरी चीज़ को जो है वो लोन को डबल किया है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री भी बहरहाल जो है वो इसी तरीके से प्लॉट्स की डबल हो गई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। 32,000 से 48,000 कुछ बहरहाल बिक चुके होंगे जिन पे कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, कुछ इन्वेंट्री में पड़े होंगे, लेकिन लोन इन्होंने खासा बड़ा यहाँ पे ले लिया। लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखो, 9750 से 9740 से 25150, एक बहुत बड़ा मैसिव जंप यहाँ पे जो है वो आपके पास बन गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवालात में जैसे कि हमने अपने नॉर्मल क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है, जब मैं आपको इसके बाकी सवालात करवा रहा था और हम क्लास में ये टॉपिक कर रहे थे, तो हमने ये बात असेस की थी कि यार जितने पॉसिबल रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे करें। कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल रेशियोज फ्रॉम द गिवन डेटा। जो भी लिंकेज बन सकती है, जहां जहां लिंकेज बन सकती है, आप अपना प्रॉफिटेबल अपना रेशियो जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, पॉसिबल रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सही, जितने भी रेशियोज आप बना सकते हैं, जितने रेशियोज आप बनाएंगे उतना आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होगा, उतना आपके पास रीजन आउट करने के लिए, बताने के लिए जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो आए मैं इस डेटा को प्लॉट करता हूँ, और डेटा को प्लॉट करने के बाद हम इसके कुछ अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल पे क्वेश्चन करने का मकसद यही है कि मैं इसको आराम से जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ। सही, चलें जी, आए इस डेटा को प्लॉट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है? So we have got revenue, we have cost of sales, we have GP, then we have marketing expense, we have selling and admin. Selling and admin में देखिए आप कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। Then we have operating profit, ठीक है। Then we have interest expense, and then we have profit before tax. थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे बोर हो रहे होंगे, तो मैं डेटा कोलेक्ट कर लूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये है 65,000 हमारे पास, देन वी हैव 42750, ठीक है। इसको आप कह लें 2021, और ये हमारे पास है 2019, ठीक है। देन वी हैव 32,500, एंड हियर वी हैव 28,500। फॉर्मूला लगाना इजी हो जाएगा, वंस ये सब कैलकुलेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। 32,500 और 14,250, देन वी हैव 2,700, वी हैव 1,250। अगर मैं इन दोनों को भी यहाँ पे इस तरह अकाउंट फॉर कर लेता हूँ, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 28,550। देन वी हैव 3,400, और ये हो जाता है 25,150। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये था 1800, ये था 1000, देन वी हैव 1710, ठीक है। बिफोर टैक्स तक दिया हुआ है, टैक्सेशन हमारे पास नहीं है। अब आए हम इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं, और हम देखते हैं कि कितने पॉसिबल रेशियोज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले तो आप सिंपल ये काम कीजिएगा, जब भी इस तरह का आपके पास डेटा आता है, आप सिंपल आसान तरीके से पहले इनमें चेंज कैलकुलेट कर लें,
चेंज कितना आया है सर, एज सिंपल एज दैट। और मैं चेंज की यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेता हूँ आपके सामने। चलें जी, चेंज परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लास्ट ईयर से कंपेयर किया 2019 से, हमारे पास 52% का इंक्रीज आ रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 14% का इंक्रीज है। मार्केटिंग एक्सपेंस में वी हैव अ 50% इंक्रीज, देन 25% इंक्रीज इन सेलिंग एंड एडमिन। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 100% से इंक्रीज हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है। सही सर, और कोई रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ निकाल लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ निकाल लें। दो रेशियोज यहाँ पे और हम निकाल सकते हैं, विच इज आवर जीपी मार्जिन एंड आवर नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है सर, जीपी मार्जिन कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैलकुलेट कर लो। सही है, जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। 50%, लास्ट टाइम 33% था। बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इसमें प्राइस का ठीक ठाक इम्पैक्ट है, हमने प्राइस इंक्रीज किया है, हमारा जीपी इंप्रूव हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने डिवाइड कर दिया रेवेन्यू से, 39%, लास्ट टाइम 23% है। सो इट्स अ गुड इंप्रूवमेंट इन द रेशियोज एज वेल। सर, यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस टू सेल्स भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चेंज की है। ये कन्वेंशनल से थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ गए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गए, ये इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो जरा ये देखते हैं कि सेल्स के कंपैरिजन में मार्केटिंग तबाही तो नहीं हो रही या मुनासिब कॉम्पोजिशन है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केटिंग एक्सपेंस को रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस है 2700 का, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, 4%। लास्ट टाइम भी 4% है, यानी सर मैंने कोई अंधी नहीं मचाई है। मैंने अगर कोई मार्केटिंग एक्सपेंस किया है तो वो रेवेन्यू भी लेकर आया है। 4% मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस पहले भी होता था रेवेन्यू के कंपैरिजन में, आज भी मैंने रेवेन्यू का 4% ही यहाँ पे खर्च किया। तो मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मेरी नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। पहले भी अगर मैं 100 रुपये कमाता था तो 4 रुपये मार्केटिंग पे लगाता था, आज भी 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 4 रुपये मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ। ठीक है, 4% मेरे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। एक और अच्छी चीज कैलकुलेट की जा सकती है, वो क्या? देखो, उन्होंने हमें घरों की क्वांटिटी बताई है, 650 से 570 से 650। 2019 में 570 थे, अब 650 है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरी डिमांड ग्रोथ कितनी आई है, यानी मेरा डिमांड इंक्रीज कितना आया है। ठीक है, तो होम सोल्ड निकाल लें आप। सर, इस दफा 650 का डिलीवर किया है, लास्ट टाइम 570 था। यही चेंज एज इट इज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 80 का, और यही परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तकरीबन 14% का आपका यहाँ पे इंक्रीज आया है। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकली योर डिमांड इंक्रीज। डिमांड मीन्स द क्वांटिटी, डिमांड का मतलब क्वांटिटी होता है। प्रैक्टिकली डिमांड की वजह से यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये इंक्रीज आ गया है। ठीक है, इंक्रीज आ गया। अब मैं वन बाय वन थोड़ी सी कमेंट्री अपनी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लिख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरी क्या रीजंस हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखिए, आपके पास आएगा रेवेन्यू। ठीक है, तो हम रेवेन्यू पे बात कर लेते हैं। अब देखो, रेवेन्यू के अंदर एक बात बड़ी देखने वाली है। टोटल इंक्रीज आपका यहाँ पे 52% हुआ है। अगर मैं 52% में से डिमांड इंक्रीज निकालूं तो डिमांड इंक्रीज तो मेरा सिर्फ 14% है। बाकी सारा का सारा इम्पैक्ट, ठीक है ना, बाकी सारा का सारा रिमेनिंग इम्पैक्ट या रिमेनिंग इंक्रीज आप कह लें, किसकी वजह से है? वो प्राइसिंग की वजह से है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। क्योंकि अगर आप पुरानी प्राइस पर ही घर बेच रहे होते तो इतना इंक्रीज नहीं आता, 52% तो नहीं आता, फिर सिर्फ 14% इंक्रीज आना था अगर आप पुरानी प्राइस पे ही बेच रहे होते। यानी 14 के अलावा जितना भी इंक्रीज आया, गालिबन 38% बनता है 38 में से। 52 में से आप 14 निकालें, 38 बचेगा। 38% इंक्रीज तकरीबन आपका यहाँ पे प्राइस की वजह से आया, कि आपने अपनी प्राइसिंग इंक्रीज की हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर आप नोट करो तो जो डिमांड इन द मार्केट है वो 25% से बढ़ी है। जो रिकवरी पीरियड में मार्केट डिमांड है वो 25% से बढ़ी है, आपकी डिमांड 14% से बढ़ी है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपने कोई कस्टमर बेस लूज किया है, शायद आपकी प्राइसिंग जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मार्केट डिमांड
has increased by 25%, whereas the company saw only 14% increase in their demand. Rest is due to the price effect. बाकी सारा का सारा आपके प्राइसिंग के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। बाकी सारा का सारा आपके प्राइसिंग के इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कंपनी ने शायद अपनी प्राइस जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दी है। दिस एक्सप्लेन्स द प्राइस इज increase enough that the quantity is falling, but it clearly seems that the company is charging a premium price. कंपनी प्रीमियम प्राइस यहाँ पे जो है वो चार्ज कर रही है, बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम प्राइस यहाँ पे जो है वो चार्ज कर रही है। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे एक और रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं रेवेन्यू पर होम। आप सिंपल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ हाउसेस से पर, ठीक है ना। तो आप तकरीबन 100 मिलियन का यहाँ पे एक घर बेच रहे हैं, पहले 75 का बेच रहे थे। 100 मिलियन का तकरीबन आप यहाँ पे जो है वो घर बेच रहे हैं, पहले 75 का बेच रहे थे। लेकिन आपका कंपेटिटर देखो कितने का बेच रहा है। आपका कंपेटिटर बेच रहा है उसी चीज को 80 और 68 में। वो जब 68 में बेच रहा था, आप 75 में बेच रहे थे, और वो जब जहाँ पे एट द सेम टाइम 80 में बेच रहा है तो आप उसको 100 में बेच रहे हैं। यानी अगर आप इसको कंपेरिजन करो तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा कि आप एक अच्छी प्राइसिंग जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कंपेरेटर कितने में बेच रहा है। कंपेरेटर्स एवरेज सेल्स प्राइस 80 और 68, कॉम्पिटिशंस एवरेज प्राइस 80 and 68. So the company is clearly charging a premium pricing for their state of the art homes. ये लाइन आपने लिखनी है कि भाई कंपेरेटर का इतना है और आपका इतना है। चार्जिंग प्रीमियम प्राइस फॉर देयर स्टेट ऑफ द आर्ट होम्स। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें एट लेंथ बात करनी होगी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो 15 नंबर की है, ठीक है। तो 15 नंबर इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एट लेंथ यहाँ पे जो है वो बात करनी होगी और समझाना होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैलकुलेशन से भी, और पूरी बात को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ताकि 15 नंबर के लिए वो आंसर जस्टिफाई हो सके, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप यहाँ पे समझाएंगे कि भाई 52% का इंक्रीज है, इसमें से 14% डिमांड की वजह से है, बाकी 38 प्राइसिंग की वजह से है। अगर मैं प्राइसिंग देखूं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि कंपेरेटर से जो है वो अच्छा खासा हैवी अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपका डिमांड इंक्रीज मार्केट के साथ नहीं है। यानी कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो शायद आपके इस दफा चले गए हैं, या आप इस तरह से मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। टेक्निकली आपका मार्केट शेयर गिर गया ना एक तरीके से। मार्केट में लोगों ने 25 100 घर बनाने वाले ने 125 घर बनाए, आपने 100 घर की जगह 114 घर बनाए, आपका 14% का इंक्रीज है। तो यकीनन कोई ना कोई चीज आपके हाथ से यहाँ पे निकली है, जिसको कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई क्या प्राइसिंग को हमें थोड़ा सा कम करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। ये आपकी रेवेन्यू की यहाँ पे डिस्कशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। जिस तरह हमने रेवेन्यू को डिस्कस किया, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिस्कस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आओ जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स को एनालाइज करते हैं, गौर से देखना। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है करीबन 14% से, ठीक है। 14% से इंक्रीज हुआ है। अब आप देख के सोच रहे होंगे, आप बोलेंगे यार सही हुआ है बिल्कुल। देखो घर की प्राइस भी, घर की डिमांड भी तो 14% से बढ़ी है, क्वांटिटी 14% से बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 14% से बढ़ गई। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो कि समझना है। मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात को समझें कि दिस 40% इंक्रीज, सॉरी दिस 14% इंक्रीज
is even there after the plots purchased 40% below their price, below their 2019 price. आप गौर से देखें यहाँ पे 40% इन्होंने कहा जी प्लॉट्स की प्राइसेस कम हो चुकी हैं, ये देखो डाउन बाय ऑलमोस्ट 14%। उसके बावजूद आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ रही है सर। 40% का अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल गया था 40% गिरने का, फिर भी अगर आपकी 14% प्राइस बढ़ चुकी है, इसका मतलब यह है कि आप कोई मटेरियल ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई चीज ऐसी इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह जिसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तभी आपका नेट पे इंक्रीज आया। वरना इतनी बड़ी कॉस्ट होती है प्लॉट की कंस्ट्रक्शन में, अच्छी खासी बड़ी कॉस्ट होती है प्लॉट की, वो कम होने के बावजूद कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको कोई इंपोर्टेड मटेरियल या इस तरह की कोई चीज जो है वो महंगी मिल रही है। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्पाइट purchasing plots at 40% down price, the cost of sales have still increased by 14%. This clearly shows the cost of raw material has significantly increased. सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि देखो नेट पे आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, 40% डिक्रीज प्लॉट की प्राइस होने के बावजूद भी आप नेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपकी जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो 40 से भी ज्यादा प्राइस से इंक्रीज हुई है, वो 40 से भी ज्यादा प्राइस से इंक्रीज हुई है, तभी नेट पे 14% आ रहा है। सो द कंपनी शुड टेक मेजर्स इंक्लूडिंग alternate suppliers for decreasing the कॉस्ट ऑफ सेल्स। हो सकता है आपको एक सप्लायर से इतना सामान जो है वो महंगा पड़ रहा हो, आप सप्लायर स्विच कर लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, उसको चेंज कर लें, तो फिर शायद इतना महंगा ना पड़े। तो कंपनी शुड कंसिडर इट। बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की जो है वो ओवरऑल परस्पेक्टिव में लग रही है। और फिर जीपी तो बहरहाल एक रिजल्टिंग नंबर ही है। अगर जीपी परसेंटेज आपकी यहाँ पे पार्शियली इंक्रीज हुई भी है तो उसकी वजह यह है कि भाई रेवेन्यू के अंदर तकरीबन 52% का इंक्रीज है और कॉस्ट में तकरीबन 14% का इंक्रीज है, तो जो रिमेनिंग रह जाता है वो जीपी के अंदर आ जाता है। हमने रेवेन्यू को अलग से कवर कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग से कवर कर लिया, तो फिर आपको जीपी पे अलग से कमेंट्री करने की सच जो है वो जरूरत नहीं है। बहरहाल अपनी जगह पर ये चीज जो है वो ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंस पर आ जाओ। मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ गया है सर 50% से। ये मार्केटिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, वो 4% पे ही है, यानी कि इट वाज वर्थ डूइंग इट। ठीक है, सो ओवरऑल लेवल पे it has increased by 50%, clearly showing the company is going robust on marketing, robust on marketing, and it is paying back in terms of increasing the revenue. Since marketing expense to sales ratio is 4% in both the years, यानी अगर कहीं पर इंक्रीज हो भी रहा है तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बराबर है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका रिजल्टिंग रेवेन्यू भी कंपनी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू अपनी जगह पर कंपनी को मिल रहा है और ये कॉस्ट जस्टिफाई हो रही है, कॉस्ट बहरहाल जो है वो जस्टिफाई हो रही है। यहाँ पर आपका सेलिंग एडमिन जो है वो 25% से बढ़ चुका है,
25% से ओवरऑल लेवल पे इंक्रीज हो गया है। लेकिन देखो इसका कुछ प्रोपोर्शन आपके पास जो है वो फिक्स्ड है, 20% फिक्स्ड है, बाकी 80% जो है वो वेरिएबल है। तो जाहिर सी बात है अगर सेल्स में 14% का इंक्रीज आया है, सेल्स में 14% का डिमांड इंक्रीज आया है, तो सेलिंग एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ा होगा। 14% का इंक्रीज तो वहां पे जो है वो समझ में आता है वेरिएबल वाले पोर्शन में। लेकिन फिक्स्ड वाले पोर्शन में शायद बहुत ज्यादा इंक्रीज आ चुका है ड्यू टू इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ चुका है, और उस इंक्रीज की वजह से ओवरऑल लेवल पे आपको सेलिंग एडमिन 25% से बढ़ चुका है। कंपनी को यहाँ पे ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि कंपनी सेलिंग एंड एडमिन को इंक्रीज डिक्रीज जो है वो यहाँ पे कर सके। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज is 25% despite quantity increase of 14% only. This reflects that the fixed as well as variable cost has increased due to inflation, and the company should take measures to control it. यहाँ पे बहरहाल कंट्रोल मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ये आगे कॉस्ट इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। अगर इन्फ्लेशन है तो बहरहाल आपको कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए जो इसको जस्टिफाई करे अपनी जगह पे। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा यहाँ पे डबल हो चुका है, 99% हो चुका है। दिस इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन डेट, दिस इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन डेट। तो इसके बारे में आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने प्लॉट्स के लिए बहुत सारा लोन लिया है, और ये लोन मिलने की वजह से ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे जो है वो बढ़ चुका है। तो एक जस्टिफाइड बात है। शायद इंटरेस्ट एक्सपेंस का रेट नहीं बढ़ा है, रेट हैज नॉट इंक्रीज्ड, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है लोन का। अगर आप लोन का वॉल्यूम देखो तो लोन का वॉल्यूम हमारे यहाँ पे खासा इंक्रीज कर गया है। हम तकरीबन 18,000 से 40,000 के उसके ऊपर चले गए। अगर मैं ये परसेंटेज इंक्रीज निकालूं तो कितना बनता है सर? ये आ गया कैलकुलेटर मेरे पास, 40,000 डिवाइडेड बाय 18,000 -1, ये भी एक तरीका इसको कैलकुलेट करने का। 122%, तकरीबन 122% का मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज है। तो उस हिसाब से बाल मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट तो बढ़नी ही थी, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं नजर आ रहा। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा ही ली है ना बहरहाल। 158% का आप यहाँ पे इंक्रीज ले आए, तो डेट लेना कंपनी के फायदे में रहा। डेट लेने से उनकी प्लॉट्स की कॉस्ट कम हो गई, प्लॉट्स की कॉस्ट कम होने से उनका जीपी बेहतर हो गया, जीपी बेहतर होने की वजह से उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो गया। तो ये तो बहरहाल यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा ही मूव लिया है, और ओवरऑल लेवल पे इससे कंपनी को जो है वो यहाँ पे फायदा ही हुआ है। चलें जी, जिस तरह अब हमने इसको पीएनएल को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराया पूरे को, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नीचे बैलेंस शीट वाले नंबर्स में क्या क्या चेंज आ गया और क्या इंक्रीज आ गया। तो यही फॉर्मेट उठा लेते हैं, 2019-21 चेंज परसेंटेज, और हम ऐसे ही इन नंबर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट रिमूव द रीमार्क्स। अच्छा जी, मेरे पास क्या क्या है? सबसे पहले मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो सर ये 5,000 है, पहले ये 4,200 था, 800 का इंक्रीज आया, तकरीबन 19%। फिर हमारे पास है इन्वेंट्री 48,750, और यहाँ पर था 32,500। ठीक है, देन वी हैव बैंक लोन 40,000, इससे पहले था 18,000, 122% हम कैलकुलेट कर चुके हैं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, रिटर्न अर्निंग गुजारे प्रॉफिट की वजह से ही यहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेजर बात यहाँ पे नोट करने वाली है वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, 50% से इंक्रीज हो चुकी है। तो एक वजह इस इन्वेंट्री की इंक्रीज होने की आपके प्लॉट्स हैं, जो आपने 2,500 प्लॉट यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब 2,500 प्लॉट अगर आपने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और आपने सिर्फ 650 बेचे हैं,
इसका मतलब तकरीबन आपके पास इन्वेंट्री कवर अगले 3-4 साल का मौजूद है, ठीक है। सिंस द कंपनी बॉट 2,500 न्यू प्लॉट्स एंड 650 homes are sold, approximately the company has inventory of 3 to 4 years ahead, which will be beneficial, as the cost will be less. अब ज़ाहिर है वो लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो आप घर की ज़्यादा प्राइस डिमांड करेंगे, लेकिन आपने तो सस्ता परचेस कर लिया था। तो अब आगे ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर खासा इंक्रीज लेकर आएगा, और बहुत ही फायदे का इन्होंने यहाँ पे जो है वो फैसला किया है, बहुत ही फायदे का फैसला किया है। तो ये प्लॉट्स की इन्वेंट्री बहरहाल इनके पास जो है वो रखी रहे, अगले 3-4 साल का इनको यहाँ पे सुकून हो गया है। प्लॉट्स की वैल्यू एप्रिसिएशन की वजह से जब प्लॉट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जैसे ही प्लॉट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगा। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये बहरहाल आप इस रिलेशनशिप को भी इस तरह के सवालात में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपने पास ड्राफ्टिंग करते वक्त, ये आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक लोन आपके पास रिजल्टिंगली इंक्रीज हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर बहुत ही नॉमिनल सा इंक्रीज है, ठीक है। 19% इज नॉमिनल इंक्रीज, क्योंकि आपका रेवेन्यू सिर्फ डिमांड ही 14% से बढ़ गई है। तो आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हायर किया होगा, विच इज नॉर्मल, ठीक है, कोई इससे मसले वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो आपका नॉर्मल इंक्रीज यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और बैंक लोन की हम बात कर चुके हैं, वो प्लॉट्स की वजह से कंपनी ने लिया है, तो उसकी वजह से नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 65% वाली गियरिंग, उसको याद रखना। यहाँ पे देखो एग्जाम में, सॉरी सवाल में इसने बोला हुआ है कि भाई अगर 65% से आपकी ये गियरिंग इंक्रीज करती है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको इमीडिएटली रीपेबल करने पेबल करने इमीडिएटली पे करने का बोलेंगे लोन को। तो ये बहरहाल यहाँ पे कंपनी को जो है वो देखने की जरूरत है कि इनका गियरिंग 65% इंक्रीज तो नहीं कर रहा। तो आइए जरा गियरिंग को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, डेट, इक्विटी, और फिर यहाँ निकाल लेते हैं गियरिंग परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मैं डेट की बात करूं, ये मेरे पास डेट निकल आया, ठीक है। इक्विटी देखते हैं हमारी कितनी है, सर शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स 25,000 प्लस 500 यहाँ पर, और इधर है आपके पास यही चीज 20,500, ठीक है। 20,000 और 500 हमने इसको मिला लिया, तो हमारा ये बैंक लोन हो गया और हमारा रिटेन अर्निंग्स हो गया। अब मैं गियरिंग के लिए करता हूं डी अपॉन डी प्लस ई, ठीक है। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज राउंड ब्रैकेट एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप कर लें डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सर 61% तक आप पहुंच चुके हैं, विच इज अलार्मिंग, वेरी क्लोज टू योर 65% लिमिट। ये पॉइंट भी आपने एग्जाम में यहाँ पे लिखना है। अब आपके 15 नंबर जो है वो इधर जस्टिफाई हो जाएंगे। दिस इज close to 65% and alarming. Company should pay back to bring this percentage down as much as feasible. जितना आप पे कर सकते हैं, जितना आपके लिए फीजिबल है, इसको इस परसेंटेज से नीचे लेके आए। अभी तो ये 65% नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है ये 65% हो जाए, और फिर कंपनी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो है वो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको फौरी फौरी रीपे करना पड़ेगा, इतने पैसे आपके पास होंगे नहीं। आपने अच्छी खासी प्लॉट जो है इन्वेंट्री जो है वो प्लॉट्स में फंसाई हुई है, तो बहरहाल इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा रीपे करते चले जाएं वक्त के साथ साथ, तो आपकी ये परसेंटेज जो है वो नीचे आ सके और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको कोई मसला ना हो, आगे कोई इशू ना क्रिएट हो। तो हेंस हमने 15 नंबर के लिए बहुत अच्छी डिटेल यहाँ पे कर ली, काफी रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। अब आए देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे क्या बात होती है।
सर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई कंपनी की टीम कैसी है, कंपनी के लोग कैसे नजर आ रहे हैं, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, रिपीट कस्टमर्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रही, ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आती हैं। तो आइए जरा इसको देखते हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखो लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूं। मैनेजमेंट के बारे में बड़ा ही बेहतरीन डिसीजन इन्होंने लिया, वाइज डिसीजन टू बाय 2,500 प्लॉट्स ऑन 40% discounted price. Problem solved for the next 3 to 4 years. अगले 3 से 4 साल के लिए इन्होंने अपना मसला हल कर लिया। तो एक तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर ये इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, बहुत ही अच्छा दिमाग चलाया कि भाई कंपनी आगे इससे बड़ा बेनिफिट हासिल कर सकती है। दूसरा, ये जो मॉडिफिकेशन के लिए प्राइस इंक्रीज मांग रहे हैं ना, दिस विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। और ये जो इनकी कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है 3 से 6 महीने का, ये भी बहुत ज्यादा मसला बनेगा। इनकी कंपेटिटिव एडवांटेज है ये दोनों चीजें, कि भाई ये कस्टमर को मुंह मांगी चीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद डिले नहीं करते। तो ये जो डिले आ रहा है ना, डिले इन डिलीवरी, company might lose its competitive advantage. Company might lose its competitive advantage, and this should not happen. ये होना ही नहीं चाहिए। Should have alternate suppliers. आप जो है वो अपनी सप्लाई चेन के मसाइल को हल करने की कोशिश करें जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है। और अगर ये नहीं हो सकता, इफ नॉट पॉसिबल, then compensate them. If delay is inevitable, then compensate them. जैसे आप कुलाची जाते हैं, कबाबची जाते हैं, आप मुनाल जाते हैं इस्लामाबाद में, या लाहौर के किसी मशहूर रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से हो गए हैं, तो एग्जाम्पल भी सब जगह की देनी है, सिर्फ कराची की नहीं देनी। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे अगर कोई गलती होती है, बात होती है, तो वो आपको कॉम्पनसेट करते हैं ना। कभी सैलेड फ्री कर देते हैं, कभी जो है वो डेजर्ट फ्री कर देते हैं, कभी कोई डिश फ्री कर देते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ कर देते हैं। तो बहरहाल आपको भी यहाँ पे अगर डिले इनएविटेबल है तो फिर उन्हें कॉम्पनसेट करना है इन सम वे, सो दैट रेप्यूटेशन इज नॉट डैमेज्ड। उनको समझ में आए कि भाई कंपनी जानबूझ के नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब कुछ है, तो आप यहाँ पे उन्हें कॉम्पनसेट करें। ज़ाहिर आप धंधा कर रहे हैं, पैसे लिए हैं आपने यार, आप उन्हें कॉम्पनसेट करें किसी तरीके से, ताकि माशरे में आपका नाम ना खराब हो। ठीक है, तो ये डिले डिलीवरी में नहीं आना चाहिए। और जो प्राइस इंक्रीज वाली चीज़ है, प्राइस इंक्रीज फॉर मॉडिफिकेशन, ये भी बहरहाल अपने अंदर अपने आप में एक बैड रेपुटेशन क्रिएट करेगी। कंपनी शुड कंसिडर नॉट डूइंग इट। ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है, बट कंपनी शुड नॉट कंसिडर डूइंग इट as it can lose its reputation and competitive advantage. मशहूर इसी चीज के लिए है कि भाई स्टेट ऑफ द आर्ट होम्स बना के देते हैं। तो अब इतना पैसा बनाया है, इतना प्रॉफिट छापा है, थोड़ा बहुत लॉस ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत आप लॉस ले लें भाई, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आपने इतने करोड़ों रुपए के घर बेच दिए, लोगों ने खरीद लिए, सही है। अब 4-6 लोग अगर कह रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो इंप्रूवमेंट करके दे दो, कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल, तो ये तकरीबन हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमारी 6 नंबर की चीज़ को यहाँ पे जो है वो जस्टिफाई करते हैं। हम इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में मेंशन करेंगे। और 15 नंबर के लिए मैंने रेशियोज भी कैलकुलेट किए हैं और साथ साथ आपको कमेंट्री भी लिखवाई है। सो एट अ वेरी गुड लेंथ वी डिड दिस क्वेश्चन। और आपने देखा जिस 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 तरीके से पॉसिबली नंबर्स कैलकुलेट हो सकते थे, हमने वो किए। कैलकुलेट करने के बाद उनको एनालाइज किया, हद तक कि गेयरिंग रेशियो तक नहीं छोड़ा। गेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट हो सकता था, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके बेसिकली इसको इवैल्यूएट किया, और इवैल्यूएट करके देखा कि क्या सूरत हाल हमारे पास जो है वो बन रही है।
अच्छा जी, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं ये कि 2400 प्लॉट्स कंपनी के पास रह गए। ये 2400 प्लॉट्स अगले 3-4 साल की इन्वेंटरी के लिए कंपनी के पास जो है वो बहुत हद तक काफ़ी है। जो हमने यहाँ पे बात लिखी हुई है 3 से 4 साल की, ये सब्सटैंशिएट हो जाती है 2400 नंबर ऑफ प्लॉट्स से, ठीक है? तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये सवाल इस तरीके से हमें जो है वो करना था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सवाल में जितने पॉसिबल रेशियोज़ हो सकते हैं आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद जो एनालिसिस कर सकते हैं वो एनालिसिस करें। हमने देखे रेवेन्यू को ब्रेक किया, कॉस्ट को ब्रेक किया, मार्केटिंग को किया, सेलिंग एडमिन को किया और सबको समझने की कोशिश की कि उनमें इंक्रीज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और फिर इसको पैराग्राफिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन से हेल्प हुई हो, समझ में आया हो कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और यहाँ पे हमारे सवाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है।